हैप्पी संडे टू। क्या हो गया मेरा टावर? इज इट माई टावर ओके और नॉट? वेल, गुड इवनिंग एंड हैप्पी संडे टू एवरीबॉडी। कुछ अरसों के बाद, कुछ गैप के बाद फिर आ रही हूँ लाइव ऑनलाइन आप लोगों के बीच में। तो चर्चा का विषय क्या है आप लोगों को पता चल ही गया होगा। वैसे मैं आजकल बहुत कम ऑनलाइन रहती हूँ। मेरे अपने अपने रीज़न से मुझे नहीं लगता कि ज़्यादा ऑनलाइन रह के कुछ फ़ायदा नहीं है। और जितना भी बात करूँ, लोग भली भांति समझते हैं, लेकिन समझने के बावजूद समझना नहीं चाहते हैं। और कुछ लोग तो कमेंट्स करते हैं कि आप एक्सपायरी हो चुके हो, आप आउटडेटेड हो चुके हो, तुम पे किसी का कोई इंटरेस्ट नहीं है, वगैरह वगैरह। सो एंड सो मेनी काइंड्स ऑफ कमेंट्स आर देयर। हर दिन कुछ ना कुछ तो लोगों को कमेंट्स करने का आदत ही है। कुछ ना कुछ कमेंट्स करेंगे। 100 में से 70% अच्छे कमेंट्स करते हैं, तो 30% लोग होते हैं जो लोगों को डिमोरलाइज करने के लिए, डिस्करेज करने के लिए उल्टा सीधा बकवास करने वाले लोग भी होते हैं। बट यू नो माय डियर फ्रेंड्स, एक बात बता दूं, लाइफ इज वेरी ब्यूटीफुल। लाइफ इज रियली वेरी ब्यूटीफुल। वन शुड नो दैट लाइफ इज रियली वेरी ब्यूटीफुल। जिंदगी इतना खूबसूरत है कि कांटों भरी राह से आप गुजरो, कांटे आपको चुभते रहेंगे, फिर भी आपकी इच्छा कभी खत्म नहीं होगी कि मुझे आगे बढ़ना है। रास्ता आगे निकलना है, तो आपको चलते रहना है। यू नो, दिस इज द फैक्ट ऑफ लाइफ कि लोग चाहे आपको जितना भी क्रिटिसाइज करो, लोग चाहे आपको जितना भी डोमिनेट करो, लोग चाहे आपको जितना भी सप्रेस करो, बट स्टिल यू हैव टू मूव ऑन, एंड दैट इज द ब्यूटी ऑफ लाइफ। सो व्हाट आई एम एंड्यूरिंग मैनी थिंग्स। बहुत सारी चीज़ों से गुजर रही हूँ, और हर एक के लाइफ में इन सब इन सब चीज़ों से गुजरना पड़ता है, इन सब मोड़ से गुजरना पड़ता है। इन सब मोड़ से गुजर कर के भी जिंदगी बहुत खूबसूरत है, और हर जिंदगी अपने आप में एक जंग है, एक युद्ध है। तो इस युद्ध में, इस जंग में आप अपने आप को कैसे साबित करते हो, ये आप पर निर्धारित है। मतलब ये आपके ऊपर है कि आप खुद को जंगे मैदान में, खुद को आप एक विजय प्राप्त घोषित करते हो, या फिर आप एक लूजर बन जाते हो। दैट डिपेंड्स ऑन योर सेल्फ। सो वाई बहुत सारी चीज़ों से गुजरना पड़ता है। आज संडे का इवनिंग है, एंड आई थिंक आज कोई ऑफिस नहीं है, कोई बिजी नहीं है, तो हर कोई अपने घर में या फिर अपने दोस्तों के साथ, अपने परिवार के साथ छुट्टी मना रहे होंगे, वीकेंड मना रहे होंगे, फ्री होंगे, सोच करके मैं लाइव आई हूँ। कुछ मुद्दों पर मेरा कैप्शन आप लोगों ने देख लिया होगा कि कैप्शन में मैं किस मुद्दे पर बात करने के लिए आ रही हूँ, किस टॉपिक पर चर्चा करने के लिए आ रही हूँ। वो कैप्शन आप लोगों ने देख लिया होगा। मुझे लगता है ये मेरा कैमरा का पोजीशन थोड़ा सा ऐसा कर दूं क्या? आई थिंक अभी ठीक है। या आई थिंक नाउ इट्स फाइन। ओह, ये भी कब का कैप्शन पढ़िए। FN रूने जी, कैप्शन पढ़िए। आज का टॉपिक क्या है कैप्शन में मैं लिखा है, उस पर चर्चा करेंगे। बट उससे पहले एक जनरल बात, मतलब एक कहावत है। हमारे फ्रीडम फाइटर जो देश के आजाद हिंद के जो सेनानी थे, जो हमारे जंगे आजादी के जितने भी सेनानी थे, उन सब के बीच में एक बहुत ही एनर्जेटिक वाला एक स्लोगन था कि फॉरगेट अबाउट दैट। लोग ये सब भूल चुके हैं आजकल। मैं भी कहाँ
पुराने जमाने में आप लोगों को लेकर के जा रही हूँ, जिस पे किसी का अभी कोई इंटरेस्ट ही नहीं रहा। हाँ, इन शॉर्ट में अगर बोलूँ तो देश आज तक आज़ाद कहाँ हुआ है ना। देश, आई थिंक यू पीपल रिमेम्बर कंगना रनावत नाम का एक हमारा इंडियन फिल्म इंडस्ट्री में एक एक्ट्रेस है बॉलीवुड में। कंगना रनावत हिमाचल प्रदेश की लड़की है और बहुत ही कम उम्र में वो ग्लैमर इंडस्ट्री में मुंबई में चली गई थी घर से भाग करके, और वहाँ जा करके उन्होंने कोई एक फिल्म एक्टर है उसके अंदर में हाउस अरेस्ट में रही, बोला, बहुत कुछ कहानी सुनाया। एंड देन बाद में जा करके उन्होंने उसको एक बहुत बड़ा उसका लाइफ में ब्रेक थ्रू मिला जब गैंगस्टर मूवी, गैंगस्टर नाम का इमरान हाशमी के साथ में एक मूवी आया था। उस मूवी के बाद में उस लड़की को पहचान मिली और वो लड़की आज के डेट में इंडियन पार्लियामेंट हाउस में वो एक इलेक्टेड पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव, पीपल्स मैंडेटेड, पीपल्स इलेक्टेड एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लोकसभा सांसद है हिमाचल प्रदेश। सोलन से, आई थिंक सोलन से है क्या कंगना रनावत का कंस्टिट्यूएंसी, मैं भूल गई पर्टिकुलर उसका कौन सा कंस्टिट्यूएंसी है। तो वो जो लड़की है उसका कहना था कि देश 2014 में आज़ाद हुआ था, लाइक ऐसे कुछ उनका एक टॉपिक था। उनका ये कहना था कि उससे पहले देश आज़ाद ही नहीं हुआ था। 2014 में जब नरेंद्र मोदी 2011-2014 में जब नरेंद्र मोदी का सरकार आया भारत में तब देश आज़ाद हुआ वगैरह वगैरह। वो नरेंद्र मोदी जी को खुश करने के लिए, पता नहीं उनको इम्प्रेस करने के लिए क्या क्या वो बकवास करती रहती है, मीडिया में आती है। पहले मुझे अच्छा लगता था कि एक बहुत ही स्ट्रगल करके लड़की अपने लाइफ में आगे बढ़ी, खुद को एक मुकाम पाया, एक सक्सेसफुल सेलिब्रिटी के तौर पे खुद को वो इस्टेब्लिश कर सकी, ये सोच करके मुझे अच्छा लगता था। बट नाउ उसका वो क्या क्या डायलॉग बाजी करती है सुन के अब ऐसा लगता है कि वो चीज़ रही नहीं जो हम उसमें तलाशते थे। तो उनका कहना था कि 2014 से पहले देश आज़ाद नहीं था, 2011 से पहले देश आज़ाद नहीं था, उसके बाद देश आज़ाद हुआ। बट मैं इंडिया कंट्री की एक सिटीजन हूँ, एक निवासी हूँ। इंडिया मेरा कंट्री है और इस कंट्री के अंदर में मेरा अरुणाचल प्रदेश नाम का एक स्टेट है जो कि एक ट्राइबल स्टेट है, जो कि हिल्स में है, माउंटेन्स में है, हिमालयन के रेंजेस में है। इस स्टेट में रहती हूँ, यहाँ की निवासी हूँ। तो शीतल मेरा नाम है और मेरा सोच ये है कि देश आज तक आज़ाद हुआ ही नहीं है। देश को आज़ाद कराने के लिए, अंग्रेजों से आज़ाद कराने के लिए, ईस्ट इंडिया कंपनी ब्रिटिश से आज़ाद कराने के लिए सुखदेव ने अपना बलिदान दिया, भगत सिंह जी ने अपना बलिदान दिया, नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी ने अपना बलिदान दिया। उसके बाद में हमारे झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने अपना बलिदान दिया। बहुत सारे लोगों ने अपना बलिदान दिया देश को आज़ाद कराने के लिए, ईस्ट इंडिया कंपनी से पीछा छुड़ाने के लिए। लेकिन उसी देश को ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों से निकाल करके जब हमारे स्वतंत्र सेनानियों ने जब देश को देशवासियों के हवाले किया, तो आज के 2026 की 21वीं सदी की आज की भारत का चेहरा ये है कि आज के भारतीय नेता जो हमारे इंडियन लीडर्स है, जो इलेक्टेड लीडर्स है, वो क्या कर रहे हैं? अंग्रेजों से लहू लहान लड़के खून बहा करके, तू मुझे खून दो मैं तुझे आजादी दूंगा, नेताजी सुभाष चंद्र बोस का स्लोगन था। देश को वहां से निकाल करके आज देशवासियों के हाथ में छोड़ के हमारे शहीदों का पूरा इंडिया गेट में जाके देखिएगा कितने शहीदों ने अपने आप को इस मिट्टी के नाम कुर्बान किया, इस मिट्टी को, देश को हमारे देशवासियों के हाथों में सौंपा कि भारत के लोग अपने आप अपने देश को राज्य करेंगे, रूल करेंगे, चलाएंगे। बट क्या हुआ? इस देश के एक निकम्मे नागरिक, एक निकम्मे नेता जिसको देशवासियों ने चुना, उसको अपना प्रधानमंत्री बनाया, वो जाकर के उन्होंने क्या कर दिया? इंग्लैंड से निकाला वाला देश को अमेरिका के हाथों बेच दिया, अमेरिका के हाथों सौंप दिया। भारत का बाजार, भारत का एग्रीकल्चर सेक्टर, भारत का हॉर्टिकल्चर सेक्टर, whatever works, it's all yours.
to my dear friend, loving friend, Donald Trump. This is what the Indian so-called Honorable Prime Minister of the India, Mr. Narendra Modi is doing. अब आप और हम ये नहीं कह सकते कि हम आजाद देश में रहते हैं, हम ये कह सकते हैं कि हमारे आजाद वाली देश को हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अमेरिका के हाथों सौंप दिया है। अब डोनाल्ड ट्रंप जी डिसाइड करेंगे कि इंडिया में किस प्रकार का वो इंडियन लोगों से किस प्रकार से मतलब डील करेंगे। वो इंडियन मार्केट में जाकर के वो अपने हिसाब से अपना बिजनेस सेटअप करेंगे, अपना रूल वो स्ट्रेटेजाइज करेंगे, उसके बाद में इंडियन लोगों को बस वो फॉलो करना है। और अगर कोई इंडियन लोग अमेरिका में कुछ अगर ट्रेड करने के लिए जाना चाहते हैं तो उनको वहां पे लगान मूवी आपने देखा, आमिर खान वाला ग्रेस क्या नाम थी लड़की की, वो उसकी हीरोइन, वो जो आमिर खान क्रिकेट खेल के वो ब्रिटिश लोगों को मतलब अपना लगान चुकता करने के लिए जो था ना, एक मूवी बना था। उस लगान का मतलब होता है टैक्स। अब अगर कोई भी इंडियन अगर अमेरिका में जाके कोई इंडियन बिजनेसमैन अमेरिका में जाके बिजनेस करना चाहेगा तो फिर आपको हैवी टैक्स पे करना पड़ेगा। बट अगर कोई अमेरिकन यहाँ इंडिया में आके कोई बिजनेस करता है तो उसको नो टैक्सेस, जीरो टैक्स। तो इन दिस सिचुएशन इंडियन लोग मतलब स्टिल पीपल आर डिपेंडिंग, सोशल मीडिया में तो हम देखते रहते हैं, स्टिल पीपल आर डिपेंडिंग कि कहते हैं कि देश चाहे जितने भी टुकड़ों में बिक जाए, देश की आजादी छिन जाए, देश का इकोनॉमिकल फ्रीडम खत्म हो जाए, स्टिल हमारा ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर नोबल मैन है और 56 इंच का 56 इंच का सीना वाला बब्बर शेर है, विश्व गुरु है, सो एंड सो व्हाट एवर। देखिए प्रधानमंत्री के कुर्सी पे हमने हिस्ट्री से, हमारा हिस्ट्री इतिहास गवाह है, प्रधानमंत्री के कुर्सी से हमने बहुत सारे लोगों को देखा है। पंडित नेहरू जी को देश को चलाते हुए देखा, बहुत सारे एच.डी. देवेगौड़ा जी को देखा, इंद्र कुमार गुजराल जी को देखा हैं, अटल बिहारी वाजपेयी जी को देखा, मतलब इतने सारे प्रधानमंत्री हम देखे हैं। इंदिरा गांधी जी को देखा, राजीव गांधी जी को देखा, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी को देखा, आज नरेंद्र मोदी को देख रहे हैं, कल कोई और होगा, परसों कोई और होगा। ये जो प्रधानमंत्री का कुर्सी है ये हमेशा एक ही व्यक्ति तक सीमित नहीं रहता है। तो इसीलिए प्रधानमंत्री देश को बेच रहे, देश की आजादी को बेच रहे, फिर भी आप कुछ लोग कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री अच्छे काम कर रहे हैं, इंडिया को बचा रहे हैं। ये गलतफहमी है और समय की पुकार है। समय काल चक्र, समय जब सही दिशा पे चलेंगे तो लोगों को अकल आएगी। इससे हम सबको बहुत असर होता है, देश में रहने वाले लोगों को असर होता है। ये अभी लोगों को महसूस नहीं हो रहा है और जब लोगों को महसूस होगा तब तक बहुत देर हो जाएगी। एनीवेज, अगर हम उस टॉपिक पे नेशनल पॉलिटिक्स या पॉलिसी पे बात करेंगे, चर्चा करेंगे तो वो बहुत लंबा हो जाएगा। मैं इसलिए थोड़ा सा टाइम ले रही थी कि आप लोग लाइव में मेरे साथ और जुड़िए, सो कि मेन टॉपिक जो है वो स्टार्ट होने से पहले हम और थोड़ा लोगों को अपने साथ हम शामिल कर ले, जोड़ ले, उसके बाद हम अपनी टॉपिक पे, मुद्दे पे आए। तो सिंस डियर फ्रेंड्स, यू ऑल नो दैट कि करप्शन, embezzlement, corrupt officials, corrupt politicians is everywhere in India. हर जगह है ये, कहीं पर भी ऐसा नहीं है कि किसी भी स्टेट या किसी भी डिस्ट्रिक्ट या किसी भी सर्किल या किसी भी विलेज में ऐसा नहीं कि वहां पे एकदम नीट एंड क्लीन वाला नेता या नीट एंड क्लीन वाला ऑफिसर या नीट एंड क्लीन वाला। इन एवरी विलेज, इवन सम विलेज चीफ्स, नॉट सम, मेनी ऑफ द विलेज चीफ्स आर ऑल्सो सो करप्टेड कि आप विलेज चीफ को रिलाई करके, ट्रस्ट करके आप अपना मैटर को लेके नहीं जा सकता। इवन they are easily bribed. So this kind of practice is deep rooted since from the time immemorial. ब्रिटिश के जमाने से लेकर के आज तक इंडियन लोग इतने करप्टेड है कि वो लोग मतलब
सब कुछ छोड़ देगा, अपना मम्मी पापा, अपना हस्बैंड वाइफ डॉटर सन सब कुछ छोड़ देगा, बट करप्शन प्रैक्टिस कभी नहीं छोड़ता है। तो दिस इज व्हाट हैपनिंग इन आवर स्टेट अरुणाचल प्रदेश। बहुत माने बहुत डिकेड से एक मैटर कोर्ट में था कि कुछ ग्रुप ने डिससेटिस्फाइड होकर के या फिर डिसएग्रीमेंट होकर के फाइल किया था, क्या था आई डोंट नो। लोगों का ये एक पेटिशन रहा था कि हमारे जो ऑनरेबल फॉर्मर चीफ मिनिस्टर लेट दोरजी खांडू जी थे, उनका मतलब ऐसा था कि वो ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ऑफ द स्टेट थे, फादर लेट दोरजी खांडू जी ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ऑफ द स्टेट थे अरुणाचल प्रदेश के। उसके बाद में वो खुद चीफ मिनिस्टर के कुर्सी पे रह करके वो अपने बेटे को, अभी का वर्तमान का जो अभी का हमारा जो रेनिंग प्रेजेंट चीफ मिनिस्टर ऑफ द स्टेट है, माय ब्रदर, माय लविंग ब्रदर श्रीमान पेमा खांडू जी, उस समय में वो एक बिजनेसमैन थे, वो एक कॉन्ट्रैक्टर थे। पेमा खांडू जी एक कॉन्ट्रैक्टर थे, एक बिजनेसमैन थे, और वो अपना फार्म ओन करते थे, उसका अपना प्रोप्राइटरशिप था। और वो उस समय में उनके फादर जो थे द देन चीफ मिनिस्टर ऑफ द स्टेट, वो अपने बेटे को कॉन्ट्रैक्ट्स देते थे, सप्लाई का काम देते थे, टेंडर देते थे, मतलब बाय अंडर हैंड टेक्निक्स है। ये एक जो है आपका वॉलंटियर अरुणाचल सेना और कुछ कुछ मॉन फेडरेशन, ये कुछ लोग संगठन जो थे, उन्होंने पेटिशन फाइल किया था। ये एक मैटर जो है गुवाहाटी हाई कोर्ट से चल चल के सुप्रीम कोर्ट तक चला, सुप्रीम कोर्ट में इतना साल चला, उसके बाद में अभी तक चल रहा है, मतलब अभी तक चल रहा है। और जब हमें पता चला कि इसमें पेमा खांडू जी चीफ मिनिस्टर, खुद चीफ मिनिस्टर होके उनके भाभी जी के नाम पे, उनकी वाइफ के नाम पे कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, उनके भाई के नाम पे कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, और उनके मतलब स्टेप मदर के नाम पे कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, सो एंड सो मेनी थिंग्स व्हेन वी गॉट टू नो। देन सुप्रीम कोर्ट में केस जो है, ये मैटर जो है ऐसे ही मतलब पड़ा हुआ था, डिफंग होके पड़ा हुआ था, नो वन, कोई उसको उठा नहीं रहा था। तो जब मुझे पता चला, मैं गई सुप्रीम कोर्ट बिफोर कोरोना, सुप्रीम कोर्ट गई, जाने के बाद में मैटर को मेंशन करने के लिए मैंने भी अपनी तरफ से इनका पुराना जो लॉयर लोग था, टीम था, कौन था, ढूंढा, उसके बाद कोशिश किया कि मैटर को मेंशन कीजिए, कोर्ट के नोटिस में लेके आइए, बेंच में लेके आइए, इस पे डिबेट कीजिए, आर्ग्यू कीजिए। इस चक्कर में करते करते बहुत सारे एडवोकेट्स ने, बहुत सारे काउंसिल लर्नेड काउंसिल्स ने ट्राई किया इसको आर्ग्यू करने की, बट ड्यू टू द कोरोना कोविड-19 सो कॉल्ड प्लांटेड बाय द डेविल एप्स्टाइन एंड दिस कॉल बिल गेट, इन लोगों का जो हमारा नरेंद्र मोदी का जो क्लब है, जो एग्जोटिक क्लब है, क्लब मेंबर लोगों ने जो हमको जो कोविड प्लांट करके दिया था, उस कोविड के चक्कर में कोर्ट बंद रहता था, कोर्ट हियरिंग नहीं चलता था। ऐसा होते होते मैटर जो कभी डेट फिक्स होता है, फिर कोर्ट नहीं चलता है, फिर डेट फिक्स होता है, फिर जज नहीं आता है, डेट फिक्स होता है, फिर एडवोकेट नहीं आता है, सो इन सो करते करते ये बहुत मतलब ये हो गया था। बट देन स्टिल मैं उसको लगी रही, कोशिश करती रही कि चलो कुछ हो। फिर जिस तरीके से मैं अपने तरफ से कोशिश कर रही थी, उसके साइमल्टेनियसली उसी तरफ में अपना जो ये एडवोकेट प्रशांत भूषण जी एंड टीम लोग जो थे, वो लोग भी अपने तरफ से वो लोग कोशिश कर, क्योंकि वो लोग दे वेर द पेटिशनर ना, दे वेर द पेटिशनर, वॉलंटियर अरुणाचल सेना के तरफ से वो लोग पेटिशनर थे। तो हम अरुणाचल जस्टिस फोरम के तरफ से अलग सा हम एक पेटिशन, रिव्यू पेटिशन लेके SLP लेके गए थे। ऐसे ऐसे करके बहुत लंबी स्टोरी है। द सब्सिक्वेंट इफेक्ट्स क्या हुआ उसके बाद में, जब कोर्ट जो है तारीख पे तारीख ताल मटोल कर रहे थे, फिर जाकर के मैं जब अरुणाचल में बहुत ज्यादा करप्शन का इशू रेज हुआ, करप्शन को लेकर के हाहाकार मचा, लोग बहुत ज्यादा आगे बढ़ रहे थे और लोग धरना कर रहे थे, प्रदर्शन कर रहे थे करप्शन को लेके। तो जब टीम निकले थे कि करप्शन के, अरुणाचल अगेंस्ट करप्शन टीम निकले थे दिल्ली तक का,
तो मैं सोचा कि अगर करप्शन को लेके मैं हमेशा अकेली बात करती आ रही हूँ, करप्शन को लेके सुप्रीम कोर्ट में मैंने अपना जमीन गिरवी रख दिया, जायदाद गिरवी रख दिया, और उसके बाद में कहाँ कहाँ से पैसा उठा के सुप्रीम कोर्ट में मैं अकेला खर्चा करके कि करप्शन को अरुणाचल से मिटाना है सोच के कर रही थी। तो बाद में अगर ये लोग जा रहे थे, मैं उनको मतलब गुड विश देने जाओ करके सोच के गई थी। बाद में मैं भी वहाँ इंडल्ज हो गई और उसके बाद दिल्ली तक का जो सफर था वो मैं चली गई। अच्छा, इतना सब कुछ हो गया, बट हमारा जो एपेक्स कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है, वो टाल मटोल करते रहे, मुद्दा पे कभी आया नहीं, ट्रैक पे कभी आया नहीं, इस पे डिस्कस नहीं किया, डेट कभी लगाया नहीं, और जितनी बार डेट लगाता है डेट ऑटोमेटिकली गायब हो जाता है। ऐसा कर करके बहुत लंबा चला, और इन्हीं मुद्दों को लेकर के, इन्हीं मुद्दों पर हमने बहुत सारा मेमोरेंडम तैयार किया एंड प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को फाइल किया, एंड ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया को दिया, ऑनरेबल होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया को दिया, ऑनरेबल मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हमारा यूनियन मिनिस्टर को दिया। ऐसे करके हमने कई दफा मेमोरेंडम दिया, और हर मेमोरेंडम का हमारे पास रिसीव कॉपी अभी भी पड़ा हुआ है। बट उन लोगों ने कुछ भी एक्शन नहीं लिया, कुछ भी रेस्पॉन्स नहीं दिया। नाउ अभी ये जो 17 फरवरी 2026 में ये मैटर उठा कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में मैटर उठा। ये हमें ये जजमेंट कॉपी है, ठीक है, ये जजमेंट कॉपी है। इसमें ये जजमेंट कॉपी में बोल रहा है कि कोरम का जो जज था, ऑनरेबल जस्टिस विक्रम नाथ, ऑनरेबल जस्टिस संदीप मेहता, ऑनरेबल जस्टिस NB अंजारिया, इसका पिटिशनर का तरफ से 3 एडवोकेट है। मिस्टर प्रशांत भूषण AOR एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड, मिस नेहा राठी एडवोकेट, मिस काजल गिरी एडवोकेट, ये तीनों का नाम है रेस्पोंडेंट्स का तरफ से, सॉरी पेटिशनर का तरफ से। बट रेस्पोंडेंट्स का तरफ से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 रेस्पोंडेंट्स का तरफ से 28 एडवोकेट है यहाँ पे। तो पेटिशनर का तरफ से ओनली 3 एडवोकेट्स और रेस्पोंडेंट्स का तरफ से 28 लॉयर्स। यहाँ पे ऑर्डर में ये आया है 17 फरवरी 2024 का ऑर्डर में ये आया है कि अपॉन हियरिंग द काउंसिल द कोर्ट मेड फॉलोइंग ऑर्डर हियर्ड लर्नेड काउंसिल फॉर द पार्टीज orders judgment reserve. Written submissions by the parties may be filed within 2 weeks from today. मतलब इतना शॉर्टकट है ये ऑर्डर की लोग को समझ में नहीं आएगा। इसमें ऑर्डर में बोला है कि लर्नेड हर्ड ना हियर्ड सुना है लर्नेड काउंसिल फॉर द पार्टीज, दोनों पार्टीज का मतलब लर्नेड जो काउंसिल्स है, जानकारी पढ़े लिखे जानकारी जो हमारे वकील साहेब है उन लोगों को सुना, और इसके ऊपर में कोर्ट अपनी तरफ से जो भी जजमेंट होगा टिप्पणी होगा वो रिजर्व कर रहे हैं, मतलब अभी उसको छुपा के रख रहे हैं कि 2 सप्ताह का अंदर में आप में से किसी भी पार्टी को अगर कुछ भी लिखना हो बोलना हो 2 सप्ताह का अंदर में कोर्ट में आप लोग सबमिट कीजिए, तब तक हम अपना ओपिनियन अपना जजमेंट रिजर्व कर रहे हैं। तो बेसिकली इसमें क्या था, टॉपिक ये था कि लेट दोरजी खांडू जी के ऊपर में एक एलिगेशन था कि आप अपना ऑफिस का गलत दुरुपयोग कर रहे, पावर का एब्यूज कर रहे, एज ए चीफ मिनिस्टर आप अपना चेयर का कुर्सी का दुरुपयोग कर रहे, क्योंकि आप चीफ मिनिस्टर है और आप चीफ मिनिस्टर होते हुए आप अपने बेटे को, अपने पत्नी को, अपने भतीजे को वगैरह वगैरह जो भी आपका किड्स एंड कीन से उसको आप वर्क ऑर्डर आप टेंडर दे रहे हो बाय अंडर हैंडिंग टैक्टिक्स ना। तो जब दोरजी खांडू जी
नहीं रहे, वो गुजर गए, लेट हो गए, तो उसका नाम उस पेटिशन से हट गया। बट उसका रेस्पोंडेंट हमारे अभी के सिटिंग चीफ मिनिस्टर ब्रदर पेमा खांडू जी को जा रहा है कि पेमा खांडू जी यू आर द रेस्पोंडेंट नाउ। तो अभी सेम फिर वो सेम एलिगेशन है कि पेमा खांडू जी अभी स्टेट का चीफ मिनिस्टर है एंड देन वो अपना वाइफ, अपना फैमिली, अपना ब्रदर का नाम पे फार्म ऑपरेट करके वो अरुणाचल का जितना भी गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट वर्क्स है, गवर्नमेंट टेंडर्स है, गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट वर्क है, उसको खुद ही चीफ मिनिस्टर है, खुद ही कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, खुद ही बिजनेस कर रहा है। और उसका पास में इतना मतलब बड़ा बड़ा कंपनीज है कि कोई और हमारा अरुणाचल का गरीब मतलब थोड़ा लो स्टैंडर्ड का, मीडियम स्टैंडर्ड का बिजनेसमैन जो अफोर्ड नहीं कर सकता है, बट उसके पास में इतना लग्जरियस कंपनी, इतना ये सब स्टैब्लिश है कि वो मतलब जितना भी इंडियन गवर्नमेंट से नेशनल जो भी प्रोजेक्ट्स आता है, जो भी आपका ट्रांस अरुणाचल हाईवे बोलिए या फिर कुछ भी बड़ा बड़ा प्रोजेक्ट बोलिए, मतलब जो कि 1000 and 100 and करोड़ में जो प्रोजेक्ट्स आता है, उसका जो है कॉन्ट्रैक्ट जो है हमारा सीएम साहब खुद ले लेता है। ये एलिगेशन है। अब जब ये एलिगेशन आज से कई साल पहले, आई थिंक आज से 5 साल या 4 साल पहले हमने जब पूछा था हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी से कि खुद मुख्यमंत्री होकर के आप कैसे अपने परिवार वालों को आप काम दे सकते हो, ये तो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट में आपको अट्रैक्ट करता है बोले। तो हमारे चीफ मिनिस्टर साहब ने मीडिया में आकर के बोला था कि कौन सा संविधान में लिखा है कि चीफ मिनिस्टर का फैमिली बिजनेस नहीं कर सकता है, चीफ मिनिस्टर का फैमिली कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता है बोल के। तो उसका जवाब भी हमने यही दिया था कि चीफ मिनिस्टर का फैमिली जरूर बिजनेस कर सकता है, जरूर कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है, बट वो दूसरे किसी ऑफिस से वो काम कर सकता है, आपके ऑफिस से डायरेक्टली काम नहीं कर सकता। एज यू आर होल्डिंग द office of the chief minister of Arunachal Pradesh, then they cannot work and they cannot obtain tender works from under your office. हाँ, उनको काम करना है, टेंडर करना है, they can obtain works from the government of Assam, government of Manipur, government of Meghalaya, government of Nagaland, government of Bihar, government of Jharkhand, government of Delhi, government of Karnataka, government of Kerala, wherever they wish they can do government contract work, tender work, wherever. एटलीस्ट आपका ऑफिस से डायरेक्टली नहीं ले सकता है। इतना तो कॉन्स्टिट्यूशन आपको सजेशन देता होगा और आपका पास में बहुत अच्छा अच्छा पढ़ा लिखा लीगल काउंसलर लोग है, आपके पास में अच्छा अच्छा लीगल एडवाइजर लोग है, प्रिंसिपल एडवाइजर लोग है, वो लोग आपको एडवाइज करता होगा बोल के। ये मैं अपना ब्रदर सीएम पेमा साहब को एक बार मीडिया के जरिए उसको मैंने जवाब दिया था। बट हमारे यहाँ क्या होता है कि पीपल बहुत जल्दी लोग चीज़ों को भूल जाता है, तो बहुत जल्दी लोग जब भूल जाता है तो उसको बीच बीच में ऐसे रिमाइंडर देना पड़ता है। नाउ द थिंग्स हैव कम टू दिस पॉइंट कि अभी कोर्ट ने डिसीजन को रिजर्व में रखा है। तो डिसीजन को जब रिजर्व में रखा है तो अभी बात ये होता है कि 2 सप्ताह बाद में कोर्ट अपना डिसीजन देगा और यहाँ पे सबूत पक्का, मतलब एविडेंस आर इरेपिटेबल ना, कंक्लूसिव एविडेंसेस आर कंक्लूसिव, इरेपिटेबल एंड एवरीथिंग इज क्लियर कि हाँ आप यू कैन नॉट डिनाई कि आपका जो हमारा भाभी जी से आपका रिलेशन नहीं है, शी इज नॉट वाइफ, यू कैन नॉट, आप नहीं बोल सकते कि नो शी इज नॉट माई वाइफ एंड आई डोंट हैव एनी relation with her, so whatever contract tender she has obtained from the government of Arunachal Pradesh, it has nothing to do with me बोल के you cannot deny। तो यहाँ जब एविडेंस कंक्लूसिव होता है, ओनली द मैटर ये था कि कोर्ट को ये बेंच को बैठने नहीं दिया गया था बहुत सालों से बाय दिस एंड दैट ऑफ मैनेजमेंट, आई डोंट नो। लेकिन अब जब फाइनली बेंच बैठा और बेंच में मुद्दा उठा तो बेंच ने डिसीजन को रिजर्व कर दिया। अब कोर्ट क्या डिसीजन लेगा मुझे नहीं पता, कोर्ट क्या पता, सुप्रीम कोर्ट बोल सकता है कल को कि नहीं पेमा खांडू को राइट है, वो चीफ मिनिस्टर है, वो अपना पावर को एब्यूज कर सकता है, पावर को मिसयूज कर सकता है, वो अपना बीवी को, अपना बेटा को, अपना भाई को कॉन्ट्रैक्ट टेंडर दे सकता है, संविधान इसकी इजाजत देती है, इसमें कोई लूप होल्स नहीं है बोल के भी कोर्ट ऑर्डर पास कर सकता है। नो वन कैन से ना। ऑन द अदर हैंड अगर कोर्ट ये बोलता है कि
ये गलत है, इस पे सीबीआई इंक्वायरी होना चाहिए। और अगर चीफ मिनिस्टर पाक साफ है तो उसका नाम भी क्लियर हो जाएगा। और चीफ मिनिस्टर अगर इसमें इन्वॉल्व है, उन्होंने अपना ऑफिस का दुरुपयोग किया है, अपना कुर्सी का दुरुपयोग किया है, पावर का दुरुपयोग किया है, उसने फेवरेटिज्म किया है और अंडर हैंडिंग टैक्टिक्स से उन्होंने अपने परिवार को, अपने किड्स एंड कीन्स को सरकारी काम दिया है, सरकारी कॉन्ट्रैक्ट दिया है, सरकारी टेंडर दिया है। तो अगर ऐसा बोलता है देन पेमा खांडू जी के ऊपर, हमारे सिटिंग चीफ मिनिस्टर जी के ऊपर में सीबीआई इंक्वायरी लगाएगा। सीबीआई को ऑर्डर दिया जाएगा कि आप जाके इंक्वायरी कीजिए, इम्पार्शियल इंक्वायरी कीजिए, व्हाट इज रॉन्ग एंड व्हाट इज राइट। तो ड्यूरिंग दैट टाइम वन कैन नॉट होल्ड द कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिस एज ए चीफ मिनिस्टर। अभी लोग बोलते कि पेमा खांडू रिजाइन दो, रिजाइन दो, रिजाइन दो, चिल्लाता है लोग, बहुत सारे लोग बोलता है, लिखता भी है कि पेमा खांडू आप रिजाइन दो, रिजाइन दो, यू बीइंग ए करप्टेड चीफ मिनिस्टर। मेरा एक सिंपल सा शॉर्टकट में एक मेरा ओपिनियन है, सजेशन है। अगर पेमा खांडू जी गलत नहीं है और लोगों ने फैब्रिकेटेड, जैसे कि हमारे पेमा खांडू जी बोलते हैं, फैब्रिकेटेड मेलाफाइड इंटेंशन से, फैब्रिकेटेड वे में, पॉलिटिसाइज करके, पॉलिटिकल वे में मुझे बदनाम करने के लिए मेरा नाम को ड्रैग किया जा रहा है और एक चीप डर्टी पॉलिटिक्स खेला जा रहा है, ऐसा बोल के अगर पेमा खांडू जी का जो क्लेम है वो अगर इफ इट इज ट्रू कि लोग झूठ मूठ का वेस्टेड इंटरेस्ट में, पॉलिटिकल विंडिक्टिव वे में सोच करके पेमा खांडू जी को बदनाम करने के लिए किया जा रहा है, तो पेमा खांडू जी आपको मेरा एक सिस्टरली कंसर्न, वेदर यू ट्रीट मी योर एनिमी और योर फ्रेंड, आई डोंट नो। एंड कुछ दिन पहले मुझे फर्क पड़ता था कि आप मुझे लेकर के आपका क्या इंप्रेशन होता होगा, क्या सोचता होगा, आप मुझे ह्यूमन सोचते होंगे या डेविल सोचते होंगे, ये मैं सोच करके मैं कंसर्न थी। बट नाउ मुझे कई दिनों से महसूस हुआ, वेदर आई लिव और डाई it doesn't matter to you, and whether I am happy or I am unhappy, it also nothing to do with you. So like we don't share any blood bond, we don't share any kinship, only you are our people's representative chief minister of the state and I am simple a citizen of the state. तो इसीलिए अभी मुझे बट एंड स्टिल बीइंग ए सिटीजन ऑफ द स्टेट, मेरा एक सजेशन है कि पेमा खांडू जी आपको क्या करना चाहिए। अगर सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आता है आफ्टर 2 वीक्स और आप पे इम्पार्शियल इंक्वायरी का ऑर्डर आता है, देन यू डू वन थिंग। जिस स्टेट में डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर नहीं होता है वहां पे हमको चिंता करना पड़ता है कि अगर पेमा खांडू जी को कुछ दिन के लिए, अगर थोड़ा सा देर के लिए सबसाइड किया जाता है फॉर फ्री एंड फेयर इंक्वायरी इन्वेस्टिगेशन, तो हमारा संवैधानिक जो कुर्सी है उस पे कौन बैठेगा, ये सवाल उठना था। बट हमारा अरुणाचल में ऐसा कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। व्हेन देयर इज ऑलरेडी डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर ऑफ द स्टेट इज देयर, let him rule, let him lead the state, let him lead the state। जितना दिन तक इंक्वायरी चलता है, फ्री एंड फेयर इन्वेस्टिगेशन चलता है, आवर डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर, ऑनरेबल डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर ऑफ द स्टेट का आगे से डेप्यूटी बोर्ड को हटा के उसको चीफ मिनिस्टर ऑफ द स्टेट बना के फादर चौनामेन जी को लीड करने दीजिए। लेट द चौनामेन जी उसको चीफ मिनिस्टर बन के, चीफ मिनिस्टर का रोल में, सो डेट की चौनामेन जी कोई मतलब सीबीआई का ऑफिसर को कोई प्रेशराइज नहीं करेगा, पूरा दरवाजा खुलेगा, ऑफिसर जहां तक जाना चाहता है, जैसा इन्वेस्टिगेशन करना चाहता है, कोऑपरेटिव होगा वो। और इवन हमारा ब्रदर पेमा खांडू जी भी कोऑपरेटिव होगा, आई नो दैट, क्योंकि पेमा खांडू जी ने कोई गलत काम नहीं किया है, पेमा खांडू जी ने कोई चोरी नहीं किया है। रादर पेमा खांडू जी ने ऑफिशियल तरीके से उन्होंने अपना उनका वाइफ का अपना एक जो बिजनेस था, जब फादर दोरजी खांडू जी जब जिंदा थे उस समय में पेमा खांडू जी खुद एक एंटरप्रेन्योर थे, उस समय का उसका जो भी पेमा खांडू जी का जो बिजनेस था, जो फार्म था, जो लाइसेंस था, उन्होंने उसको
बिल्कुल ऑफिशियल तरीके से अपने वाइफ के नाम पे ट्रांसफर किया है, अपने वाइफ को दिया है, अपने फैमिली को दिया है। सो उनका वाइफ जो बिजनेस कर रहा है, कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, उस पर कोई चोरी तो नहीं कर रहा है, कोई इलीगल काम तो नहीं कर रहा है ना। एवरीथिंग इज ऑन लीगल बेसिस। तो इसलिए पेमा खांडू जी को डरने की कोई जरूरत नहीं है, कोई जरूरत नहीं है डरने की। और पेमा कयाल अजिन कयाल हिसंग तादुंग सर, जब बिफोर इन्वेस्टिगेशन वी कान से एनीथिंग लाइक दैट कि उल्टा वोमिटिंग होगा ना और ज्यादा कंजम्पशन होगा। बिकॉज जब वंस इन्वेस्टिगेशन होगा, इम्पार्शियल इंक्वायरी होगा, देन ओनली विल कम टू नो कि गलत तरीके से कितना उन्होंने जमा किया या नहीं किया। अगर जमा किया और सीबीआई को ये मिलता है कि गलत तरीके से उन्होंने जमा करके रखा है, तो एवरीथिंग विल बी ऑटोमेटिकली कन्फिस्केट। वो तो कन्फिस्केट हो ही जाएगा ना, उसको मतलब वो अपने आप जब्त हो जाएगी। तो जितना नॉट ओनली पेमा खांडू, इवन देयर आर वेरियस मिनिस्टर्स, वेरियस ऑफिसर्स आर देयर। जैसे अभी हमारा ये फ्रंटियर हाईवे में हमारा जो DLRSO ब्रदर है, उसको अरेस्ट करके जेल में रखा है। तो जब प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन चलेगा, प्री एंड फेयर इन्वेस्टिगेशन चलेगा, तो जो हमारा DLRSO ब्रदर है, उन्होंने जितना पैसा लिया होगा या इधर उधर किया होगा या फिर कुछ प्रॉपर्टी बनाया होगा, ऑटोमेटिकली वो सीज हो जाएगा ना, वो सीज हो जाएगा। लाइकवाइज अगर हमारा चीफ मिनिस्टर साहब ने कोई इलीगल काम नहीं किया है तो उसको क्लीन चिट मिल जाएगा, नो इशू। अगर हमारे चीफ मिनिस्टर साहब के तरफ से कुछ गलत हुआ होगा बोलने से, ऑटोमेटिकली वो सरकार के तरफ से वो जब्त हो जाएगी, मतलब वो सीज हो जाएगा। उसका जितना भी फार्म होगा, जितना भी उसका कंपनी होगा, जितना भी उन्होंने प्राइवेट प्रॉपर्टी बनाया होगा, लैंडेड बिल्डिंग प्रॉपर्टी होगा या कुछ भी होगा या बैंक बैलेंस होगा, एवरीथिंग विल बी सीज, ऑटोमेटिकली वो सीज हो जाएगा। उसमें अगर उसने गलत किया है तो, अगर उसने गलत नहीं किया है तो नथिंग विल हैपन टू हिम। उसका एक बाल भी बाका नहीं होगा, उसका एक बाल भी बाका नहीं होगा और कोई उसको कुछ हिलाने नहीं सकेगा। तो ये है बात ना। इसीलिए यहाँ पे मैं सिर्फ यही बोलने के लिए आई थी कि पेमा खांडू जी, आप चिंता मत कीजिए, हम आपके साथ हैं, हम दुआ कर रहे हैं। हम अपने ईश्वर से, अपने परमेश्वर से, अपने प्रभु से हम प्रार्थना करते हैं कि जस्टिस हो, जस्टिस हो अरुणाचल के लोगों के साथ में, जस्टिस हो आपके साथ में, जस्टिस हो आपके परिवार के साथ में, और जस्टिस हो उन प्लेंटिव्स पेटिशनर्स लोगों के साथ में। सच्चाई की जीत हो। लोग अगर आपको गलत तरीके से फ्रेम अप कर रहे हैं, आपको अपना पॉलिटिकल फायदा के लिए लोग अगर मिसयूज करके पेमा खांडू जी का नाम को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं, तो पेमा खांडू जी को न्याय मिले, जस्टिस मिले। जो लोग ऐसा गंदा काम कर रहे हैं उनको सजा मिले। और अगर कुछ लोग सच बोल रहे हैं और पेमा खांडू जी आप बातों को छुपा रहे हैं तो जस्टिस हो, ये मैं प्रार्थना करती हूँ। और आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। आप बस जब कभी भी सुप्रीम कोर्ट से ऑर्डर आएगा, जिस समय, जिस मिनट, जिस दिन आपको ऑर्डर पहुंचेगा, आप हमारे ऑनरेबल डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर ऑफ द स्टेट फादर चौनामेन जी को आप ऑफिस की चाबी सौंप दीजिए, ऑफिस का चाबी सौंप दीजिए, चीफ मिनिस्टर का सील दे दीजिए। उसको बोलिए कि डियर फादरली चौनामेन जी, डियर एल्डर चौनामेन जी, आप ऑफिस को बिल्कुल फ्री एंड फेयर तरीके से आप ऑफिस को चलाइए, अरुणाचल की जनता को सेवा कीजिए। जब तक मेरा क्लीन चिट नहीं मिलता अरुणाचल प्रदेश में, मैं एज ए चीफ मिनिस्टर नहीं रहूंगा। मैं आपका छोटा भाई बन के मैं आपके पीछे बिल्कुल खड़ा हूं, एक बेटा का रूप में खड़ा हूं, मैं आपको सपोर्ट कर रहा हूं और बिल्कुल मैं आपको कोऑपरेट करूंगा। आप बस इन्वेस्टिगेशन करवाइए और उसके बाद में रिजल्ट को पब्लिक के सामने लेके आइए, जनता के सामने लेके आइए। जो लोग मुझे गलत पेमा खांडू चोर है, पेमा खांडू करप्टेड है बोलते हैं, उनको गलत साबित कीजिए बोल के। पेमा खांडू जी बस आप इतना काम कीजिए, ये मेरा तरफ से। क्योंकि मैं आपको प्राइवेटली आपसे मिलना या आपसे बात करना हो तो हम लोग आउट ऑफ लीग है ना, तो इसीलिए मैं इस लाइव वीडियो के माध्यम से आकर के आपको फ्री ऑफ कॉस्ट में सजेशन दे रही हूँ कि आप ऑनरेबल डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर ऑफ द स्टेट हमारे फादर चौनामेन जी को बस एंट्रस्ट कीजिए, उसको कुर्सी दे दीजिए। उसके बाद में इन्वेस्टिगेशन का रिजल्ट के साथ आप फिर आप बाद में रिजल्ट, क्लियर रिजल्ट लेके सीना तान के कॉलर उठा के आइए।
आई एम बेक पेमा खांडू विथ माई क्लीन चीथ, आई एम बेक बोल के आप आइए। ये मेरा तोको शीतल का तरफ से आपको एक फ्री ऑफ कॉस्ट में सजेशन है। इसके लिए ना आपको मुझे 1 रुपया पेमेंट करना है, ना मुझे आपसे कुछ चाहिए, बस ये मेरा सजेशन है। और चोनामेन जी, आपसे भी मेरा इस लाइव वीडियो के माध्यम से एक रिक्वेस्ट है कि जब ऐसा घड़ी आता है, ऐसा स्थिति आता है, तो बीइंग ए डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर ऑफ द स्टेट, आपका ये प्रथम कर्तव्य है, आपका फर्स्ट ड्यूटी है कि आप जल्दी से जल्दी आप ऑफिस को टेक ओवर करे, ऑफिस का चार्ज ले, और उसके बाद में आप इनिशिएट करे कि इन्वेस्टिगेशन जो भी होगा वो प्रॉपर मैनर में होगा, फ्री एंड फेयर होगा, इम्पार्शियल इन्वेस्टिगेशन होगा, और पब्लिक को जवाब आप देंगे एज ए हेड ऑफ द पब्लिक। आप कई सालों से अरुणाचल के सबसे बुजुर्ग नेताओं में से एक है, सबसे सीनियर मोस्ट नेताओं में से एक है। आपने चोनामेन जी ने अपांग साहब का चीफ मिनिस्टरशिप देखा, चोनामेन जी ने दोरजी खांडू जी का, मुकुट जी का चीफ मिनिस्टरशिप देखा, चोनामेन जी ने जारबोम गामलिन जी का चीफ मिनिस्टरशिप देखा, चोनामेन जी ने नाबम तुकी जी का चीफ मिनिस्टरशिप देखा, चोनामेन जी ने कालिको पुल जी का चीफ मिनिस्टरशिप देखा, चोनामेन जी आज आप पेमा खांडू जी का चीफ मिनिस्टरशिप देख रहे हो। तो इसीलिए चोनामेन जी, ये आपका कर्तव्य है कि आप ऐसे संकट के घड़ी में अपना छोटा भाई, अपना बेटा जैसा पेमा खांडू जी को आप मदद करना चाहिए। आज के डेट में अगर आप पेमा खांडू जी को मदद नहीं करेंगे, उसके बर्डन को शेयर नहीं करेंगे, तो हु विल हेल्प आउट, कौन मदद करेगा? इट्स योर मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आप अभी ऑफिस को टेक ओवर कीजिए। टेक ओवर करने के बाद में आप पेमा खांडू जी का इनोसेंस के साथ में, इनोसेंस को प्रूव करने के बाद में, इनोसेंस का सबूत का साथ में उसको फिर ऑनरेबली रिस्टोर कीजिएगा बाद में कुर्सी में, चीफ मिनिस्टर चेयर में। ये ड्यूटी आपको करना चाहिए चोनामेन जी, ये मैं आपसे भी गुजारिश और निवेदन करती हूँ, इतना तो आपको करना चाहिए। हाँ, अगर हमारे स्टेट में डिप्टी चीफ मिनिस्टर नहीं होता तो देन बात अलग था ना, कि हम अरे क्या होगा, कैसे होगा, हमारा चीफ मिनिस्टर का ऊपर में ऐसा मतलब ऐसा चार्जेस क्यों लगा रहा है, ऐसा लोग क्यों बदनाम कर रहा है, फिर हमारा चीफ मिनिस्टर का कुर्सी खाली हो जाएगा, कौन संभालेगा, ये सोचना था। बट इन अरुणाचल नथिंग लाइक दैट, यहाँ कोई चिंता करने की जरूरत नहीं। हमारे पास ऑलरेडी 2 चीफ मिनिस्टर है, चीफ मिनिस्टर एक है एंड देन डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर एक है। अगर चीफ मिनिस्टर का ऊपर में कोई आफत आता है तो ये डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर का प्रथम कर्तव्य होता है कि वो अपना चीफ मिनिस्टर की रक्षा करे। और अगर डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर का ऊपर में कुछ प्रॉब्लम आने से चीफ मिनिस्टर का वो अपना मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी होना था, मॉरल ऑब्लाइगेशन होना था कि वो अपना डेप्यूटी की हेल्प करे। नाउ इट्स ए वेरी हाई टाइम, डेप्यूटी शुड हेल्प आउट द चीफ वन। तो इसलिए चीफ मिनिस्टर जी का ऊपर में, चीफ मिनिस्टर जी का ऊपर में अभी थोड़ा बहुत जो कोर्ट का जो घंटा बज रहा है इस समय में, डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर जी, आपका कर्तव्य है कि आप मदद कीजिए चीफ मिनिस्टर सर को, ठीक है? इतना ही मैं कहना चाहूंगी। और बाकी बातें समझ सके तो समझदार लोग बहुत सारी, मेरे इस वीडियो के माध्यम से समझ सके तो समझदार लोग बहुत सारी चीजें समझ सकते हैं, और जो समझना नहीं चाहते हैं उसको अगर लिख के भी बताए कि APPLE का मतलब एप्पल होता है बोलने से भी वो नहीं समझेंगे। तो इसलिए इट्स बेटर कि बातों को यहाँ पे रखा जाए, मेरा सजेशन था और मुझे लगा कि इस पे मुझे बात करना चाहिए, मैंने बात किया। बाकी देखिए, जिसका जैसा नसीब होता है, समय का घड़ी, समय घंटा का घड़ी हर दम एक जैसा नहीं रहता है। दिन में 24 घंटे लगता है एक आर्ट को, एक एक्सिस को तय करने में। रात के 12 बजे से लेके अगले दिन के 12 बजे तक का घड़ी सुई जब घूमता है तो उसको बोलता है 24 घंटा। उसी तरीके से जैसे रात होता है वैसे उजाला दिन भी होता है। तो इसलिए समय की घड़ी हमेशा एक जैसा नहीं रहता है। इंसान जब कभी भी डाउनफॉल होता है, इंसान जब कभी भी हारता है, इंसान हारने से जिंदगी खत्म नहीं होता है। इंसान जब डाउनफॉल होता है, इंसान जब उधार का जिंदगी, मतलब पूरा चारों तरफ से लोग हमको इतना मिलना है, हमको इतना दो, इतना दो, इतना दो, जब दार क्रेडिटर्स लोग पीछा करता है, अगर उस घड़ी से इंसान लड़के निकल के आता है तो वो सच्चा सिकंदर होता है, वो असली हीरो होता है अपना लाइफ का। तो लाइक वाइज आदमी हमेशा
बहुत खुश रहेगा, ऊपर रहेगा। जेफरी एप्स्टाइन को आप लोगों ने देखा, जेफरी एप्स्टाइन कितना खुश था, वाह। वो मतलब इतना आलीशान जिंदगी जी रहा था कि उसको कभी लगा नहीं था कि उसका अंत कैसा होगा। जब जेफरी एप्स्टाइन जैसा इंटरनेशनल माफिया, इंटरनेशनल राक्षस, जो कि अमेरिका में बैठ के वो पूरा, अरे यार गोतो तबा, तुमको बोरिंग हो रहा है तो प्लीज यू गेट आउट यार। तुमको यहाँ पे आके बोरिंग होने के लिए हम इनविटेशन नहीं दिया है। गेट द हेल आउट ऑफ हियर यू, ओके। नरक में जाओ ना। तो जेफरी एप्स्टाइन जैसा आदमी, जब कभी उन्होंने इमेजिन ही नहीं किया होगा कि उसका अंत ऐसा होगा बोल के, आज उसका अंत ही है। और जो जो लोग जेफरी एप्स्टाइन का क्लब में था, जो एग्जोटिक, जो मतलब खून पीने वाला ब्लड सकर क्लब में था, वो लोग का नाम भी तो धीरे 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 करके अभी निकल के आ रहा है। आपने देखा है प्रिंस एंड्रयू को रेजिग्नेशन भी देना पड़ा, एंड देन ही हैज गॉट बीन अरेस्टेड बिकॉज द रीजन वाज ही वॉज एसोसिएटेड विद द जेफरी एप्स्टाइन। तो जेफरी एप्स्टाइन का साथ में जो जो एसोसिएट हुआ है वो अलग अलग देश में रिजाइन भी कर रहा है और वो अरेस्ट भी हो रहा है। उसी तरीके से हर दिन इतवार नहीं होता, एवरी डे इज नॉट ए संडे। संडे के बाद मंडे को आना ही पड़ता है, मंडे के बाद ट्यूसडे आता है। और दुनिया में पावर किसको नहीं चाहिए होता है, पैसा किसको नहीं चाहिए। एवरीबडी जो है पावर सीकर मनी सीकर होता है। बट द थिंग इज दैट कि आप चाहे किसी भी स्थिति में रहो, आप चाहे किसी भी स्थिति में रहो, बस अपना कंपोजर खोने मत देना और राइटियसनेस के साथ स्टैंड कीजिए। सही को सही, गलत को गलत जांचना परखना आप लोग सीख लीजिए। तो ये मैं जो अभी हाईएस्ट पावर में बैठने वाला को भी मेरा तरफ से फ्री ऑफ सजेशन है, और जो लोएस्ट लेवल में डिप्रेशन में एंजाइटी में जी रहे उन लोगों को भी मेरा ये पावरफुल मैसेज है कि डोंट गेट टू इमोशनल। अपने आप को इतना ज्यादा अंदर मत ये कर लो कि आप ये मत सोचो जिंदगी बहुत बुरा है, खुद को खत्म कर दूं क्या, इसके आगे मुझे और कोई रास्ता दिखाई नहीं देता, ये मत सोचिए। जिंदगी बहुत खूबसूरत है, बस लड़ना सीखो। किसी और से मत लड़ो, खुद से लड़ो, खुद से लड़ो, अपने सिचुएशन से लड़ो, खुद से लड़ो, डट कर सामने खड़ा हो जाओ, मुकाबला करो। जिंदगी कभी आपको नहीं हरा सकता है। हर अंधेरे के बाद एक उजाला आता है, हर रात के बाद एक सवेरा आता है। उसी तरीके से आप अपने आप को कभी भी निराश महसूस मत करो। ये मेरा तरफ से एक स्ट्रॉन्ग मैसेज है। उसके बाद में जो लोग पावर एंजॉय कर रहे हैं, जो पावरफुल है, ये कभी मत सोचिए कि हमेशा आप ऐसे ही रहोगे बोल के। दैट्स इट, आज का संडे का दिन। हाँ, कुछ लोग यहाँ कमेंट्स कर रहे हैं कि पेमा खांडू जो है सेकेंड रिचेस्ट चीफ मिनिस्टर ऑफ द स्टेट है, तो कोर्ट को मैनेज कर लेगा, जज को मैनेज कर लेगा और उसके बाद में इंक्वायरी को भी मैनेज कर लेगा बोले। लेट्स सी ना, दैट इज व्हाट नाउ वी नीड टू सी कि सेकेंड रिचेस्ट चीफ मिनिस्टर ऑफ द स्टेट होने का इन्फ्लुएंस का रिजल्ट क्या आता है। इतना इसीलिए मैंने बोला कंक्लूसिव है, एविडेंसेस कंक्लूसिव है, इरिपेटेबल है, बट देन स्टिल अगर कोर्ट का डिसीजन उल्टा आता है तो उसको हम लोग क्या समझेंगे, वो पूरा इंडिया देखेगा, पूरा वर्ल्ड देखेगा, पूरा इंटरनेशनल ग्लोब देखेगा सुप्रीम कोर्ट का रिजल्ट क्या आता है, ऑर्डर क्या आता है। उसके बाद में अगर सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर सही भी आता है और इंक्वायरी का ऑर्डर आता है, तो इंक्वायरी में अगर कोई फाउल प्ले नहीं मिला है बोलता है, तो ऑब्वियसली वो तो सेकेंड रिचेस्ट चीफ मिनिस्टर होने का इन्फ्लुएंस ही तो होगा ना। तो इसीलिए हमको बस देखना है। अभी 17 फरवरी के बाद में, टुडे इज 22 फरवरी, अभी नेक्स्ट 2 वीक्स तक, 2 वीक्स के बाद में कोर्ट अपना फैसला सुनाएगा बोला है। तो लेट्स सी कोर्ट का फैसला क्या आता है। और कोर्ट का फैसला आने पर डगमगाना नहीं है, घबराना नहीं है, इधर उधर भटकना नहीं है। इसीलिए मैं अपना फादरली फिगर चोनामेन जी को भी फ्री ऑफ कॉस्ट में सजेशन दे रही हूँ कि आप पेमा खांडू जी का बर्डन शेयर कीजिए। और पेमा खांडू जी आप मत डरिए, हम बिल्कुल आपके साथ में हैं, आपके साथ में हम स्ट्रांगली खड़े हैं, आपके साथ में जस्टिस होगा, न्याय होगा। आपको फ्री एंड फेयर इन्वेस्टिगेशन ट्रायल से आपको अग्नि परीक्षा से गुजर के आना होगा। हम आपके पीछे खड़े होंगे और आप जरूर जीत कर आएंगे बोल के हमको आप पूरा भरोसा है आपके ऊपर में ना, ठीक है। तो यहाँ तक बात को रखते हैं। और बाकी बीजेपी आला कमान, दिल्ली वाला भाजपा संगठन, क्या क्या ये संगठन पंगठन जो नेता लोग हैं, आपका सबसे मुखिया नेता तो वहां इंसान का मीट खा के घूम रहा है फॉरेन में,
नाच गान करके वो छोटा छोटा बच्चा को काट कूट के खून पीने वाला राक्षस लोग का बंगला में घूम रहा है। आप लोग वहां दिल्ली में बैठ के यहाँ में अरुणाचल का भलाई के लिए कितना सोचता है पता नहीं है। अरुणाचल का भलाई के लिए कितना सोचता है पता नहीं है, बट अरुणाचल को कैसे करके चूस चूस के निकालना है, ये बहुत सारा उस टॉपिक पे दूसरे वक्त दूसरे समय कभी वीडियो बनाऊंगी, बात करूंगी कि अरुणाचल को कैसे लूटा जाता है। ये इस पे आज यहीं पे रखती हूँ। पेमा खांडू जी को सजेशन देना था और चोनामेन जी को रिक्वेस्ट करना था, बस इतना ही है मेरा वीडियो। थैंक यू सो मच मेरे जितने भी व्यूअर्स लिसनर्स मेरे साथ यहाँ है। TL काया तारा तुम पालतू है, वाह मुझे मैं पालतू हूँ, थैंक यू सो मच। मैं पालतू हूँ तो तुम महापालतू है, ठीक है। मैं पालतू हूँ तो तुम महापालतू है, तुमको तो पालतू का भी टाइटल देने वाला कोई नहीं है, इसलिए मैं पालतू हूँ, इसलिए मैं पालतू बात कर रही हूँ। तुम जैसे महान आदमी को यहाँ आना ही नहीं चाहिए। पालतू इंसान का बात सुनने के लिए क्यों उसका चैनल पे आता है, क्यों उसका पेज पे आता है। तो आप लोग महान आदमी लोग महान जगह में जाओ ना। तुमको अभी हम यहाँ से ब्लॉक कर रहे हैं, ठीक है। मेरा चैनल को देखो भी मत, सुनो भी मत। एंड दिस इज यही पे मैं रखती हूँ बात। हम लोग देखते हैं कि पेमा खांडू जी के इस संकट के घड़ी में आप सब अरुणाचल के जनता जितने लोग हमारे पेमा खांडू जी को डायनामिक नंबर 1 हैंडसम सुपर आइकॉनिक बोल के लिखने वाले बहुत सारे लोग हैं जो पेमा खांडू जी से फेवर लेने वाले। पेमा खांडू जी के बदौलत आप लोगों के घर में 4 ताला बिल्डिंग बना है। पेमा खांडू जी के बदौलत आप लोग फॉर्च्यूनर गाड़ी पकड़ने वाले बहुत सारे लोग हैं। पेमा खांडू जी का ब्लेसिंग जिसको मिला है वो बहुत राइज किया है। नाउ आप लोगों का ये अभी टाइम है कि आप लोग पेमा खांडू जी के इस दुख की घड़ी में आप लोग पेमा खांडू जी का साथ खड़ा हो जाइए। पेमा खांडू जी के साथ खड़ा हो जाइए, प्रार्थना कीजिए, पूजा कीजिए। जिस भी भगवान को मानते हैं, अनेदोनी अतुपोलू को मानते हैं, परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह को मानते हैं, या भगवान शिव शंकर जी को मानते हैं, हर कोई अभी का समय में आप लोग जो जो पेमा खांडू जी से फायदा उठाया है, जो जो पेमा खांडू जी से गेन मिला है, प्लीज जो जो प्रॉफिट मिला है पेमा खांडू जी और उनके परिवार के साथ अभी खड़ा हो जाइए, ठीक है। उसके साथ आप लोग को खड़ा होना पड़ेगा। खड़ा नहीं होगा जो सिर्फ सोशल मीडिया में कीपैड वॉरियर बन के मोबाइल में लिख के पेमा खांडू जी इज माई आइकॉन माई हीरो बोल के मत लिखिए। मैं पेमा खांडू जी का मैं पहले भी बोला, पेमा खांडू जी मुझे दुश्मन के रूप में लेते हैं या पेमा खांडू जी मुझे दोस्त के रूप में लेते हैं, मुझे नहीं पता, बट मैं इस स्टेट का एक नागरिक हूँ, एक सिटीजन हूँ। मैंने पेमा खांडू जी को हमेशा करेक्शन किया है। जब भी उन्होंने अच्छा काम किया है मैंने उसको तारीफ किया है, दिल खोल के तारीफ किया, और जब भी उन्होंने गलत काम किया है तो मैंने उसका बहिष्कार किया है। और बोलते समय मैंने कभी इधर उधर मेरी नजरें नहीं झुकाए, नजरें नहीं टिकाए, मैं उसको बिल्कुल पॉइंटेड करके बात किया। और आज मैं पेमा खांडू जी के लिए मैं अपने तरफ से मैं भी बहुत ज्यादा मतलब क्या बोलूं इसको ना, मैं भी अपने तरफ से एक संवेदना व्यक्त करती हूँ कि पेमा खांडू जी के इसे कहते हैं अग्नि परीक्षा। माता सीता का अग्नि परीक्षा आप लोगों को याद है ना। लंका से वापस आने के बाद में उनको अयोध्या में उनका अग्नि परीक्षा हुआ था। उसी तरीके से आज पेमा खांडू जी का अग्नि परीक्षा का घड़ी है। इस घड़ी में आप लोग सब पेमा खांडू जी के जितने भी चमचे हैं, जितने भी भक्त है, जितने भी सपोर्टर है, प्लीज पेमा खांडू जी को डोंट अबैंडन द पेमा खांडू जी के साथ डट कर खड़ा रहिए और उनका साथ रहिए। उनको बिल्कुल भी कोर्ट चाहे सुप्रीम कोर्ट से ऑर्डर आओ या किसी भी कोर्ट से ऑर्डर आओ, आप लोग हमेशा उसके साथ में रहिए, उसको मजबूती का एहसास दिलाइए। अब जस्टिस किसके साथ होगा, पेमा खांडू जी के साथ जस्टिस होगा या जनता के साथ जस्टिस होगा, वो आने वाला वक्त ही बताएगा। थैंक यू, नमस्कार, यहीं पे रखती हूँ। सबको बहुत बहुत आप सबको मेरा तरफ से हैप्पी संडे एंड हैव ए वेरी प्रॉस्पेरस लाइफ अहेड। और कुछ हफ्तों के बाद में, कुछ दिनों के बाद में हमारा निसी कम्युनिटी का न्योकुम फेस्टिवल आ रहा है, तो उसके लिए भी एडवांस में न्योकुम फेस्टिवल, हैप्पी न्योकुम टू ऑल ऑफ यू। सलाम, जय हिंद।